मित्रों, बंधुओं, साथियों और हमारे नौजवान दोस्तों, आज हमारी बातचीत का जो केंद्रीय विषय है वो है श्रीलंका। हिंद महासागर की लहरों के मध्य में और भारत से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर, सिर्फ 55 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है श्रीलंका। वो एक आइलैंड है, ये तो सब जानते हैं। श्रीलंका का संवैधानिक नाम भी है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। इसकी कुल जो है क्षेत्रफल जो है इस पूरे के पूरे आइलैंड का वो है 65,610 स्क्वायर किलोमीटर। आबादी है करीब करीब 2 करोड़ 30 लाख। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने 1815 पर इस पर आधिपत्य किया था। हालांकि इससे पहले पुर्तगीज ने भी इस पर आधिपत्य रखा, डच ने भी रखा। एक लंबी दास्तान है इसके इतिहास की। लेकिन अल्टीमेटली 1815 में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया और इसे अपना एक उपनिवेश भी बना लिया और इसको नाम दिया सीलोन। क्या नाम दिया? सीलोन। 1972 में इसका नया नामकरण किया गया जिसको कहा गया श्रीलंका। और देखिए, ये मजेदार बात है, सिंस 1948 till 1972 it has been a dominion of ब्रिटिश डोमिनियन। अब इसको नहीं कह सकते कि इसको पूर्ण स्वराज मिल गया था। भारत को तो 1947 में पूर्ण स्वराज मिल गया। लेकिन इन दिनों इसका नाम इसलिए चर्चा में है, हमने इस पर इसलिए बातचीत का अपना विषय रखा है आज अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने साथियों के लिए, खासतौर से नौजवान दोस्तों के लिए, कि इन दिनों बहुत ही घनघोर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और एक अराजकता की चपेट में है। एक पॉलिटिकल एनार्की आप जिसे कहते हैं उसकी चपेट में ये आ चुका है। 74 वर्षों की आज़ादी में के दौर में करीब करीब 74 ईयर्स हो गए इसको भी आज़ाद हुए। हमसे 1 साल बाद आज़ाद हुआ था। इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ का, इस स्तर की कठिनाइयों का सामना, कई बार कठिनाइयाँ आई श्रीलंका के सामने, हर मुल्क के सामने आती, इसके सामने भी आई। 2004 में आप देखिए कि बहुत बड़ी सुनामी से झेलनी पड़ी। 50,000 लोग श्रीलंका के नागरिक मारे गए। तटीय इलाके इसके तहस नहस हो गए थे, लेकिन ये उठ खड़ा हुआ। लेकिन आज जिस तरह का ये दौर आया है श्रीलंका में, इसकी कल्पना शायद श्रीलंका के लोगों ने नहीं की होगी। खाद्य सामग्री का बड़ा अभाव है। डीजल पेट्रोल और ईंधन नहीं मिल रहा, दवाएं नहीं है, आवश्यक वस्तुएं नहीं है। तो इतना घनघोर अकाल इन वस्तुओं का जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं उनका पड़ गया है कि ये एकदम समझ के बाहर है कि एकदम ऐसा कैसे हो गया। तो इसी की विवेचना करने के लिए हमने ये अपने विद्यार्थियों के लिए, नौजवान दोस्तों के लिए ये वीडियो बनाया है कि वो समझ सकें कि आखिर इस छोटे से मुल्क में जो इतना प्रॉस्परस देश था, अभी तक जो इतनी प्रॉस्पेरिटी में जिया कि भारत से 2 गुनी इसकी औसतन आमदनी थी प्रति व्यक्ति, 2 गुनी। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो है कि जनमानस का जो इतना पढ़ा लिखा जनमानस है, 98% जहाँ पर एजुकेशन है, वो इतना ज़्यादा अपना धैर्य खो चुका है और उसका सारा बांध जो है धैर्य का ध्वस्त होकर और वो एक ज़बरदस्त एकताबद्ध होकर इतने ज़बरदस्त संघर्ष में उलझ गया है कि राजप्रसादों पर उसने कब्जा कर लिया। प्रेसिडेंशियल हाउस हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय द पीपल ऑफ श्रीलंका। If the prime minister office was burned down, तो ये जो घोर अराजकता की स्थिति आई है, आखिर वो क्यों आई है? कि श्रीलंका को देखिए तो एक बात अचानक दिनकर याद आ जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां साकार उठती हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बाद विरुद्ध उन्होंने लिखी थी पंक्तियां, ये
सिंहासन खाली करोगे जनता आती है। इट इज द पीपुल, दोज आर द डिसाइडिंग फैक्टर। तो ये श्रीलंका एक सदैव से एक दर्शनीय स्थान रहा है, बहुत दर्शनीय देश है वो। जो लोग गए श्रीलंका वो जानते हैं इस बात को कि प्राकृतिक तौर पर बहुत सौंदर्यशील है, घने जंगल हैं, झरने हैं, शानदार पशु पक्षी हैं वहां के, हाथियों का देश भी कहा जाता है। 10,000, एक दौर में 20,000 हाथी थे, जो घटकर मुश्किल से अब 7-8 हज़ार रह गए हैं। कुछ लोग 10,000 भी कहते हैं, लेकिन आधे तो रह गए। और हर साल आप ये देखिए कि ये मुल्क दुनिया भर के पर्यटकों को आकृष्ट करता रहा है। 2 करोड़ से अधिक पर्यटक आते हैं, जबकि मैंने अभी बताया 2 करोड़ 30 लाख तो कुल आबादी है श्रीलंका की। तो ये जो है, और इसका सबसे बड़ी आमदनी का स्रोत भी यही था। करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी पर्यटकों से इसको प्रति वर्ष। लेकिन ऐसी एक दुर्घटना हुई 2019 में कि अचानक जो है ईस्टर एक ईसाइयों का त्योहार है, वहां पर चर्चों पर हमले किए जिहादियों ने। और उसके बाद दुनिया के पर्यटकों ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया और वह नहीं आए। आमदनी, जो सबसे बड़ी आमदनी का स्रोत था, वो ही गिर गया। और फिर देखिए ये अचानक कोरोना का कहर आ गया। तो ये इतना सौंदर्यशाली देश, इतना शानदार देश, जहाँ पर क्रिकेट हमारी तरह ही खेली जाती है, लेकिन आप यकीन करेंगे कि वहाँ क्रिकेट नहीं है वहाँ का राष्ट्रीय गेम। उनका राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। और असाधारण हाथियों का देश, असाधारण पशु पक्षियों के देश में जो उनका राष्ट्रीय पक्षी है वो है जंगली मुर्गा, क्योंकि जंगल से उन्हें बहुत प्यार है। जंगलों को उन्होंने सुरक्षित भी रखा है, क्योंकि मैंने बताया बहुत एजुकेटेड पीपल हैं वहाँ के, बहुत नागरिक वहाँ के, जो कॉमन कॉमन इंसान है, जो साधारण इंसान है श्रीलंकन, वो बहुत बहुत हाईली कॉन्शियस है पर्यावरण को लेकर, राजनीति को लेकर, अपने सामाजिक जीवन को लेकर। और ये देखिए कि इस वक्त जो श्रीलंका की हालत है वो आप कल्पना नहीं कर सकते थे 4 वर्ष पहले। मैंने अभी बताया कि उसकी जो पूरी पर कैपिटा इनकम थी वो हिंदुस्तान से डबल थी, एशिया के अन्य देशों से बहुत आगे था। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप पढ़िए तो आप देखेंगे कि ये दीवाना बना देने वाला जो मुल्क था दुनिया को, ये जो है किस कदर इसकी बड़ी जीडीपी थी। ये आगे बढ़ता हुआ मुल्क था, 9%, 10% तक जीडीपी थी इसकी, जो हर साल प्रति वर्ष बढ़ रही थी। और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की तो हालत है कि पहाड़ी झरनों का कितना सुंदर उन्होंने इस्तेमाल किया, ये जब आप श्रीलंका जाएंगे तो ही देख पाएंगे। लेकिन इन दिनों जो हालत है वो तो बहुत ही दयनीय हो गई है। स्वच्छता में इसने मानदंड बनाए, जैसे मैंने बताया, शिक्षा में इसने मानदंड बनाए। एशिया के अंदर विश्व पटल पर चीन से टक्कर ली इसने। एजुकेशन में लोगों को शिक्षित करने में इसका मुकाबला चीन से किया गया। हाथियों के लिए इसका मुकाबला थाईलैंड से हुआ। और देखिए सफाई में इसकी तुलना सिंगापुर से की जाती रही। सिंगापुर को बहुत स्वच्छ देश माना जाता है, लेकिन आप कभी कोलंबो की सड़कों पर घूमें, कभी आप श्रीलंका के अंदर कस्बों में जाएं, यानी गांव में भी जाएं आप श्रीलंका के, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये अद्भुत स्वच्छता प्रिय देश है। हाईली क्लीनलीनेस जिसे कहते हैं ना आप, उच्च कोटि की स्वच्छता है। तो इस तरह से उन्होंने अपने जंगलों को भी बचाया, अपने पहाड़ों को भी बचाया, लेकिन अपनी इकोनॉमी को नहीं बचा पाए। क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि दुनिया भर से कर्ज उठाते रहे विकास के नाम पर। लोग कहते हैं चीन ने इसको डेट ट्रैप में फंसाया है, लेकिन आप जाएं आंकड़ों के अंदर। हम लोग गए, जब ये वीडियो हम लोग बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो हमने देखा कि सिर्फ 10 टोटल जो कर्जा है श्रीलंका पर, उसमें सिर्फ 10% चीन का है। चीन ने हम्बन टोटा के लिए कर्जा दिया, तो उस पर जो है
अब कुछ देना नहीं उस पर, तो उसने आधिपत्य कर लिया, वो तो वही इस्तेमाल कर रहा है, लंका का तो उस पर कोई कब्जा है नहीं। तो चीन का कारण नहीं, इन्होंने फ्री मार्केट से, जो इंटरनेशनल मार्केट है उससे बड़ा कर्जा उठाया है। जो टोटल इन पर कर्जा है, जिसकी वजह से इतना बड़ा अर्थव्यवस्था में संकट उत्पन्न हुआ कि ये इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, इनके पास फॉरेन करेंसी खत्म हो गई, जो अभी तक $7 बिलियन थी कुछ दिन पहले, अब कुछ नहीं है इनके खाते में। तो ये जो हालत है इनकी, ऐसे समृद्ध देश की जो हालत हुई है, कारण ये कि इन्होंने अचानक जो है तुगलकशाही लोगों को सत्ता दे दी। ये जो असली इसके पतन का कारण अर्थव्यवस्था के कारण है वहां का नेतृत्व। जिस तरह का नेतृत्व श्रीलंका को मिला, जिस तरह का नेतृत्व 2009 से श्रीलंका को मिला, बल्कि मैं कहूंगा 2005 से ही मिला। महिंदा राजपक्षे वहां हुकूमत के सरबराह बने, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे वो, उन्होंने हराया रनिल विक्रमसिंघे को, थोड़ी बहुत से हराया था, ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं था। 2005 के बाद जब वो सत्ता नशीन हुए तो उन्होंने अपने भाई को, जिसका नाम गोटबाया राजपक्षे था, वो कभी कर्नल रहे थे श्रीलंका की फौज में, अमेरिका में रहते थे, उनको बुलाया श्रीलंका वापस और कहा कि आप जो है ये जो लंबा गृह युद्ध चल रहा है इसको कुचल डालो, इसको खत्म करो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो करना था वही किया, चीन की मदद से और इंटरनेशनल फोर्सेस की मदद से उस गृह युद्ध का खात्मा किया। ये उल्लेखनीय है कि वहां पर जो है लंबा एक गृह युद्ध 1984 से शुरू हुआ था। तमिल टाइगर्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नेतृत्व प्रभाकरण कर रहे थे। उसके पहले भी एक तमिल संघर्ष था वहां पर, लेकिन वो शांतिपूर्ण था। अमृतलिंगम उसके लीडर थे। उन्हीं अमृतलिंगम का एक शिष्य है वेलू प्रभाकरण। तो ये जो है, ये क्यों है कि क्योंकि देखिए वहां तमिलों की आबादी करीब करीब 15% है, 70% सिंगली आबादी है, 7% ईसाइयों की आबादी है और 8% मुसलमान है। कुल मिला के ये तकरीबन मैं बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है ये, 1-8% इधर उधर हो सकता है। इसमें तमिलों को, तमिल दो तरह के हैं, एक तो श्रीलंकन तमिल है जो सदियों से वहां बसे हुए हैं, कुछ इंडियन तमिल्स गए वहां पर, जो ब्रिटिश राज के दौर में गए, वो चाय बागानों के लिए उनको अंग्रेज ले गए, अंग्रेज जमींदार ले गए, उनकी बड़ी संख्या है वहां पर। तो कुल मिलाकर जो उनकी आबादी है, उनको उनके अधिकारों से, मूल अधिकारों से सदैव वंचित किया गया है, सदैव वंचित किया गया है। और उसी का कारण रहा कि वो तरक्की नहीं कर पाए, उनको नौकरियों में स्थान नहीं मिले, वो राजकीय सेवा में नहीं थे, क्योंकि सिंगली डोमिनेशन, सिंगलियों का प्रभुत्व। हालांकि वहां की दो राष्ट्रीय भाषाएं हैं, एक सिंगली है और दूसरी तमिल है। तो इस तरह का ये जो एक वहां पर स्ट्रक्चर रहा। हालांकि दो पार्टियां मेन रही वहां पर आज़ादी के बाद। एक तो वामपंथी मिजाज की पार्टी थी जिसको हम फ्रीडम पार्टी के नाम से जानते हैं, श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी है वहां पर, और एक दूसरी थी यूनाइटेड नेशनल पार्टी। ये पार्टी जो है, दो मेनली वहां पर मेन स्ट्रीम पार्टियां रही एक दौर में। भंडार नायके परिवार जो फ्रीडम पार्टी का लीडर रहा, श्रीमाओ भंडार नायके भी प्राइम मिनिस्टर रही, वो भंडार नायके परिवार की थी वो। उनके पिता भी प्राइम मिनिस्टर रहे थे श्रीलंका के। और जैसे मैंने बताया 2005 में ये राजपक्षे परिवार का वर्चस्व वहां पर शुरू हुआ, जो लंबे दौर तक कायम रहा। 2015 में जाकर ये टूटा था, लेकिन 2009 में जो कामयाबी मिली इनको, श्रीलंकन तमिल टाइगर्स को डिफीट करने में, क्रश कर दिया इन्होंने जाकर बुरी तरह से। चीन ने इनकी भारी मदद की। भारत पहले मदद करता रहा अधिकारों के लिए, लेकिन भारत से भी उन्होंने बिगाड़ ली थी। राजीव गांधी की हत्या की, प्रेमदासा की हत्या की, जो वहां के प्रेसिडेंट थे।
तो ये लंबा इतिहास है, एक लंबा इतिहास है श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध का, जो 28 वर्षों तक निरंतर जारी रहा और बड़े इलाके पर उनका कब्जा था, लेकिन उनके अंदर अंदर फूट पड़ गई। सबसे बड़ा उनका डिफीट का कॉज ये बना कि ये कर्नल करुणा थे, बट्टीकोलावा इलाके में, वो थोड़ा अंदर की ओर है, मध्य श्रीलंका के अंदर इलाका है करीब करीब वो। ये तो जाफना वाला इलाका तो इसके प्रभाकरण का स्ट्रांग होल्ड था। इनमें दोनों में झगड़ा हो गया और वो करीब करीब 20,000 छापा मारों को लेकर, तमिल टाइगर्स को लेकर श्रीलंका की फौज से मिल गया कर्नल करुणा। और यही 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 पॉइंट ऑफ डिफीट बना। द कॉज ऑफ डिफीट, द बेसिक कॉज ऑफ डिफीट वाज द इनर स्ट्रगल अमंग द तमिलियन कैडर, तमिलियन टाइगर्स। उसका नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका की फौज को बढ़त मिल गई और उन्होंने तमिलों को कुचल डाला। ये कर्नल कर्नल करुणा को बड़ा स्थान दिया उन्होंने अपने रैंक्स के अंदर, बहुत बहुत सुविधाएं दी। मिनिस्टर भी रहे कर्नल करुणा, वो भी तमिल टाइगरों के बड़े लीडर थे, एक खास इलाके के, जैसे मैंने बताया बट्टीकोलावा के बड़े लीडर थे, जैसे जाफना और किलनोची के अंदर इनका बेस था। प्रभाकरण सर्वोच्च कमांडर था, लेकिन अपनी खामियों से भारत के साथ भी उसने बिगाड़ ली। भारत की इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज जब भेजी गई, जयवर्धने का दौर था, राजीव गांधी का, तो एक समझौता हुआ। उस समझौते को भी तमिल टाइगर्स ने माना नहीं और बल्कि भिड़ गए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के साथ। इसमें जयवर्धने का बड़ी साजिश थी, बड़ी कूटनीति थी जिसके ट्रैप में फंस गए। हमने बहुत सारे अपने योद्धा गंवाए, सैन्य योद्धा गंवाए और अल्टीमेटली वो तमिल हमको लौटना पड़ा श्रीलंका से। हमें कोई फाइनल विक्ट्री नहीं मिली वहाँ पर। जिस काम के लिए हम गए थे, जिस शांति की स्थापना के लिए हमने अपनी फौज भेजी थी, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उसमें हमें कामयाबी नहीं मिली। तो ये जो पूरा का पूरा इतिहास है, बड़ा लंबा और विशद इतिहास है, इसमें कि इसकी बहुत तफसील में नहीं जा रहे हैं हम लोग। हमें आज के दौर की एक जो संकट है, आज के दौर का संकट है, उस पर मुख्यतः बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब भी उस संकट की पृष्ठभूमि में है। जो देश गृह युद्ध में फंसा होता है, उसको तरक्की के लिए बहुत साधन चाहिए। कई बार वो उन साधनों की मारकाट में, साधनों को लेने में वो फंस जाता है। इसी तरह ये लोग फंसे डेट ट्रैप में। ये डेट ट्रैप है जिसकी वजह वहाँ का जो उनका जो मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, फॉरेन करेंसी समझिए उनकी ख़त्म हो चुकी है। वो कुछ नहीं मंगा पा रहे क्योंकि वो हर चीज़ पैदा नहीं करता। श्रीलंका में ज़्यादातर दालचीनी बहुत बड़ी पैमाने पर पैदा होती है। दुनिया की 80% दालचीनी पैदा करते हैं। चौथा नंबर का देश है चाय के उत्पादन में, एक्सपोर्ट में भी चौथे नंबर का देश है दुनिया में। लेकिन अभी पीछे क्या हुआ कि वहाँ की सरकार ने, जब ये फॉरेन करेंसी कमी आई, तो फर्टिलाइज़र के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया और कहा कि नहीं आप तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कीजिए। उससे क्या हुआ, फसलें बर्बाद होने लगी। तो जो पुराना जो उनका पूरा एक वर्चस्व राजपक्षे परिवार का स्थापित हुआ 2009 के बाद, उससे एरोगेंस पैदा हुआ लीडर्स के अंदर, ज़बरदस्त एरोगेंस पैदा हुआ। और वो एंटी इंडिया तो थे ही, राजपक्षे सब जानते हैं कि एंटी इंडियन उनका एटीट्यूड है, प्रो चाइनीज एटीट्यूड है। लेकिन इस वक्त इस दौर में जबकि वो बुरी तरह से त्रस्त है, पूरी तरह से बर्बाद है, दाने दाने को लोग तरस रहे हैं, वहाँ पर भयंकर अराजकता है। अप्रैल के महीने से निरंतर, अब जुलाई आ गई, निरंतर सड़कों पर हैं लोग। रोजगार नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी वहाँ की बर्बाद हो चुकी है। टेक्सटाइल के लिए काफ़ी अग्रणी था, लेकिन इधर कंपटीशन में, इंटरनेशनल कंपटीशन में फंस कर वो लोग बांग्लादेश का मुकाबला नहीं कर सके। तो अब तो अपने कर्ज का ब्याज नहीं चुका पा रहे। जब ब्याज ही नहीं चुका पा रहे तो डिफॉल्टर घोषित हो गए। डिफॉल्टर जब हो जाता है कोई मुल्क, तो उसको फिर कर्जा मिलना मुश्किल हो जाता फर्दर। हालांकि भारत ने इस समय $4 बिलियन दिया, जबकि चीन ने एक नया पैसा नहीं दिया। जो चीन का बड़ा खैरख्वाह बनता था श्रीलंका का राजपक्षे, जिसका बड़ा महिंदा राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे, जो 2019 में राष्ट्रपति बना, उनका भाई गोटबाया राजपक्षे। 2005 में तो मैंने बताया महिंदा राजपक्षे बने थे। महिंदा राजपक्षे वहाँ के प्रेसिडेंट बने।
और फिर 2010 में भी वो इलेक्ट हुए, 2015 में वो हारे। संयुक्त विपक्ष का जो पूरा का पूरा एक वो था मोर्चा, उसने हरा दिया इनको, और सिरिसेना, मैत्रीपाल सिरिसेना प्रेसिडेंट बन गए। नहीं, कुल मिला के 2005 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि यही लोग वहां पर मुख्य शक्ति हैं। और जब रणनील विक्रमसिंघे को मैत्रीपाल सिरिसेना ने 2015 के बाद बनाया था, 2015 के बाद 2015 के चुनाव में हारे, तो उन्होंने रणनील विक्रमसिंघे को, जो वहां पर 6 बार 5 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको बनाया। बाद में थोड़े दिन बाद उनसे झगड़ा हो गया, क्योंकि it was just a alliance between the so many political parties। तो उन्होंने बना दिया महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री। तो कुल मिलाकर आप देखें 2005 से शुरुआत होती है कहानी, और अभी तक इतने लंबे दौर में महिंदा राजपक्षे वहाँ के मुख्य किरदार हैं। कभी वो प्रेसिडेंट हैं, कभी वो प्राइम मिनिस्टर हैं, थोड़े दिन के लिए हट जाते हैं 2015 में, फिर आ जाते हैं सत्ता में। 2019 में फिर वो जबरदस्त ढंग से दोनों भाई चुनाव जीतते हैं, इस बार प्रेसिडेंट बन जाते हैं उनके छोटे भाई गोटबाया राजपक्षे, जो मैंने बताया कर्नल थे, जिन्होंने कुचला तमिल। तो ये लोग बन गए वॉर हीरोज, युद्ध नायक बन गए, डेमिगॉड कहने लगे इनको। भाई ये तो कोई देवता, युद्ध के देवता हैं, इतना इनका सम्मान हो गया सिंगलियों के अंदर। तो तमिल भी नाराज हुए, इन्होंने जो है फिर औरों पर जुल्म ढाने जारी रखे। तो ये सब कहानी लंबी है, लेकिन ये डिफॉल्टर हो गए अल्टीमेटली। इनकी पॉलिसीज ने, इनकी जो तुगलकशाही पॉलिसी है ना, जो कहते हैं मूर्खतापूर्ण जब नीतियां, कोई मूर्ख शासक बन जाए इतने लंबे दौर तक, तो तबाह कर देता है देश को। यही दास्तान है असली श्रीलंका की। श्रीलंका की असली दास्तान ये है कि इसको डिफॉल्टर बनाने में जो राजनीति है, जो राजनीति के मुख्य किरदार हैं, प्राइम मिनिस्टर है, वहां का मंत्रिमंडल है, क्योंकि डायनेस्टी बन गई ना, 6 लोग हैं इनके मंत्रिमंडल में। इस राजपक्षे परिवार को वहां पर राजपाक्षे कहा जाता है। वो तमिल भाषा के साथ साथ सिंगली जो भाषा है वो पाली से प्रेरित भाषा है, क्योंकि ये सिंगली मूलतः उत्तर भारत से ही गए, माइग्रेट हुए हैं। इससे ये जो तमिल लोग तमिलनाडु से और इधर दक्षिण भारत से गए थे वहाँ किसी दौर में, बहुत पुराना इतिहास है उसका। हमारे पौराणिक कथाओं में भी श्रीलंका का बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन श्रीलंका तो उसको 1972 में बनाया ना, पहले तो लंका ही था। इसके पहले मैंने बताया अंग्रेज लोगों ने तो इसको सिलोन कहा, जैसे भारत को इंडिया बनाया उन्होंने, उपनिवेशों के नए नाम रखे उन्होंने। लेकिन जब आज़ाद हुए तो फिर वो पुराने नाम आ गए, भारत बन गया, भारतवर्ष हो गया, हिंदुस्तान कहते हैं, 20 को कहते हैं। तो ऑफिशियल नाम जो है श्रीलंका का, वो 1972 में श्रीलंका रखा गया। तो ये जो है लंबी दास्तान है। इसको बहुत संक्षेप में इसकी सिर्फ रूपरेखा हम बता रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका की राजनीति पर, श्रीलंका के इतिहास पर, श्रीलंका की बदहाली पर बहुत लंबी बातचीत की जा सकती है। लेकिन हम खास तौर से अपने विद्यार्थियों के सामने इस छोटे से वीडियो में इसकी गहन विवेचना कर रहे हैं, इन हालात की कि राज सत्ता के मद में मदान होकर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को दिवालियापन के गर्क में किस तरह से ढकेल दिया, किस तरह से ढकेल दिया राजनेताओं ने। क्योंकि खर्चों में कोई कमी नहीं आई, नहीं उनकी तो अपनी मौज मस्ती तो पूरी थी पॉलिटिशियंस की, मत तो जनता रही है। अब भाग गए मैदान छोड़कर। जब जनता उठ खड़ी हुई तो गोटबाया राजपक्षे भाग गए, स्पेशल प्लेन उन्होंने एयरफोर्स का पकड़ा और भाग गए मालदीव। और जो महिंदा राजपक्षे हैं, जिनका मैंने कहा है कि 2005 के बाद वही केंद्रीय व्यक्ति हैं, केंद्रीय राजनीतिज्ञ हैं, जो पावर सेंटर आप जिसे कहते हैं, ही इज द पावर सेंटर ऑफ श्रीलंका। तो अभी उन्होंने जो जुल्म ढाए थे तमिलों पर, उस पर भी जांच चल रही है। करीब 1 लाख लोग मार दिए थे गोटबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे की सरकार ने 2009 में, व्हेन प्रभाकरन वाज एनिहिलेटेड। तमिल टाइगर। अभी यूएन ने कहा है कि ये लोग सबसे बड़े मानवाधिकार के, बहुत दिनों से पहले ही कहा है, सबसे बड़े मानवाधिकार का हनन इन्होंने किया। वहां की सरकार ने बेगुनाह नागरिकों को मारा है, सिर्फ टाइगर्स को नहीं मारा। वो तो आर्म्ड लोग थे, गुरिल्ले थे,
बहुत बड़े सुसाइडर्स थे। मैंने जैसे बताया राजीव गांधी को भी उन्होंने सुसाइड बम स्क्वाड से मारा, प्रेमदासा को मारा, बहुत सारे कमांडर्स को मारा, मिलिट्री कोलंबो पे हमला किया। अब कोलंबो हालांकि राजधानी नहीं है वहाँ की, लेकिन बहुत सारा तंत्र वहीं काम करता है सरकार का। राजधानी तो वो जयवर्धनेपुरा है श्रीलंका की, कोलंबो नहीं है। आमतौर पर हम लोग समझते हैं कि कोलंबो वहाँ की राजधानी है, कोलंबो नहीं है। तो मानवाधिकारों का भयंकर हनन इन दोनों ने किया, मिलकर इनके परिवार ने किया। अभी वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे थे, वो भी भाग गए मैदान छोड़कर। पहुंचे तो उनके तो स्टाम्प नहीं लगाया उनके माइग्रेशन पर कि आप माइग्रेट कर सकते हैं, तो फंसे हुए वहाँ पर। देखिए आगे क्या होता है। अभी तो यह रनिल विक्रमसिंघे को, जिनका अकेला जो सांसद है वो अकेले अपनी पार्टी के, यूएनपी का पतन हो चुका है। यूएनपी का पूरी तरह से पतन हो चुका है वहाँ पर। जो इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी थी एक दौर में, जो मैंने बताया कि दो ही पार्टियाँ थी वहाँ, एक श्रीलंका फ्रीडम पार्टी थी जो वामपंथी रुझान की मानी जाती है, और एक ये दक्षिणपंथी पार्टी थी यूनाइटेड नेशनल पार्टी। तो अब इनका अकेला सांसद है, और वो अकेला सांसद ही अकेला। आज देखिए विडंबना, देखिए श्रीलंका की विडंबना देखिए कि अकेला पार्टी का अकेला सांसद आज प्रेसिडेंट है वहां पर, क्योंकि वो राजपक्षे का ही एक टूल रहा है, राजपक्षे परिवार का ही वो एक तरह से उसका अलायंस में रहा है, उनकी पार्टी भी उसके अलायंस में है। तो 2019 के चुनाव के बाद जो हालत 2022 तक बनी, लेकिन 4 साल के अंदर मैंने बताया ना, 19 में फिर ये कहर आ गया, कोरोना का कहर आ गया। कोरोना के कहर ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। वो सुनामी से बड़ा कहर था 2004 में, मैंने सुनामी का आपको जो है उल्लेख किया था, जिसमें 50,000 श्रीलंकन नागरिक मारे गए थे, तहस नहस हो गए थे तटीय क्षेत्र वहाँ के, जो समुद्र के अंदर वो टापू। तो भारत की आंख से निकला हुआ एक आंसू कहते हैं उसको श्रीलंका को। आप जरा नक्शे पर जाएं तो आप देखेंगे कि जैसे भारत से कोई आंसू टपक कर समुद्र में जा रहा हो। वो पर्ल है, वो एक तरह हिंद महासभा का एक तरह का पर्ल है, एक मोती है, समुद्र का एक शानदार मोती। हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। स्ट्रेटेजिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक मालदीव फॉर अस, लाइक नेपाल। तो नेबरहुड फर्स्ट की रणनीति के तहत, विदेश नीति के तहत हम लोग श्रीलंका की दिल खोल कर इन दिनों मदद कर रहे हैं। भले ही वो हमारे विरुद्ध रहे बहुत लंबे दौर से ये राजपक्षे परिवार भारत विरोधी रहा। रणजीत सिंह का परिवार भी, इसको प्रो इंडिया कहा जाता है, लेकिन ये है नहीं प्रो इंडिया। अभी IMF से इनकी बात चल रही है, भाई किस तरह से हमको रेस्क्यू करो इस हालत से, हमको कर्जा दो। फिर एक बड़ा बैड ट्रैप शुरू होगा, डेट ट्रैप आप जिसे कहते हैं। वो डेट ट्रैप क्या है? वो तो बैड ट्रैप है, नाम उसका डेट ट्रैप जरूर है, लेकिन उसमें जो दुर्गति होती है देशों की, जिनके ऊपर बेहद कर्जा है, जब वो ब्याज तक नहीं चुका पाते, तब उनकी क्या दशा होती है कि उनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। अभी हाल ही के अंदर, इसी सेंचुरी के अंदर आप देखें, अर्जेंटीना डिफॉल्टर हुआ 2 बार। अरे ग्रीस जैसा देश, दुनिया का विश्व विजेता जहां का सिकंदर था, उसका दिवाला निकला। तो ये जो अंधी दौड़ है ना विकास की, कर्जा लेकर विकास करो, कर्जा लेकर विकास करो, अपने दम पे मत करो, कर्जे के दम पे करो। ऋणम कृत्वा घृणम पित्वा, हमारे यहाँ कहा है ना, ऋण लो और घी पियो। तो वही इनका जो हाल हुआ है। और अल्पसंख्यकों के साथ इन्होंने जो एक तरह से जो दुर्दांत और बर्बर व्यवहार किया, उसका भी इन्हें परिणाम मिला है। अल्पसंख्यकों को इन्होंने रौंदा, तमिलों को रौंदा, मुसलमानों को रौंदा, ईसाइयों को रौंदा। किसको नहीं रौंदा? सिंगली राष्ट्रवाद का बिगुल बजाते रहे ये लोग। धार्मिक पागलपन, बुद्ध धर्म के नाम पर धार्मिक पागलपन शुरू हुआ। भगवान बुद्ध तो मोहब्बत की बात करते रहे, भाईचारे की, प्रेम का पैगाम देते रहे, और ये बुद्ध धर्म के नाम पे क्या करते रहे? राजपक्षे परिवार क्या करता रहा? तो ये इसी कारण था जिहाद पनपा वहां पर। जब आप किसी कौम पर जुल्म ढाओगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। तमिलों का युद्ध भी इसीलिए लड़ा गया। अभी भी वहाँ शांति नहीं है, तमिल अब भी संतुष्ट नहीं है। कैसे संतुष्ट हो सकते हैं जब तक अधिकार ना मिले, नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी ना हो, पूरी तरह शिक्षित ना हो। 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं इतने बड़े श्रीलंका में, हालांकि हाईली एजुकेटेड लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। सभी लोग एजुकेटेड हैं, बहुत ज़बरदस्त रूप से वो एजुकेटेड हैं। और जब ईस्टर बम धमाकों में 300 लोग हलाक हो गए, मैंने उल्लेख किया ईस्टर में 2019 में ईस्टर बम धमाके हुए,
और उसके बाद पर्यटकों ने अपना पल्ला झड़ लिया वहाँ से कि हम कौन जाए मरने के लिए वहाँ पर। जैसा हमारे यहाँ कश्मीर में भी होता है, अक्सर जब बम धमाके होते हैं, हमले होते हैं, तो कश्मीर में पर्यटक जाने बंद हो जाते हैं। कश्मीर की पूरी अर्थव्यवस्था भी पर्यटकों से ही चलती है, लेकिन भारत तो उसको बेहद मदद करता है, सब्सिडी देता है, तो वहाँ पर तो इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती कश्मीर में। इसके बावजूद कि वहाँ का पर्यटक व्यवसाय भी तबाह हो चुका है श्रीलंका की तरह। तो ये ऐसे दर्शनीय स्थान हैं, श्रीलंका हुआ, कश्मीर हुआ, थाईलैंड हुआ, ये इनकी व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा संबल है। पर्यटन क्योंकि ज़्यादा पैदावार है नहीं किसी चीज़ की, एक्सपोर्ट नहीं है। मैंने बताया टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ गई है। चाय से, दालचीनी से आप कितना कमा लोगे, कितना आप विदेशी मुद्रा अर्जित कर लोगे? कुछ भी नहीं पैदा होते हैं। आपका पेट्रोल नहीं पैदा होता, आपके डीजल नहीं पैदा होता। आप झरनों से बिजली जरूर बना लेते हैं, उससे थोड़ा बहुत काम चल रहा है वहाँ फैक्ट्रियों का। वो तो उन्होंने ज़बरदस्त काम किया, जो प्रोजेक्ट्स लगाए वो तो देखने लायक हैं। तो इस तरह से ये जो राजपक्षे डायनेस्टी, जिसके 6 मिनिस्टर थे, 6 मिनिस्टर, 2 वर ऑन टॉप, 1 was president, another was prime minister, फाइनेंस मिनिस्टर was also from the राजपक्षे फैमिली। बेटे भी मिनिस्टर बना दिए। तो ये जो इस समय तो छोड़कर भाग गए। वो फैज का गीत अचानक याद आता है, बढ़ते भी चलो कटते भी चलो, लोगों ने जो करके दिखा दिया वहाँ पर। बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, जब तख्त उछाले जाएंगे, जब ताज गिराए जाएंगे। अब दूर गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जब दरिया झूम के उठेंगे तिनको से टाले जाएंगे। ये बांग्लादेश वॉर के अंदर ये गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। बांग्लादेश में भी तो यही हुआ, 30 लाख लोग कत्ल कर दिए गए पाकिस्तान फौज के द्वारा, लेकिन लिबरेशन वॉर नहीं रुकी, अंत तो गत्वा जीती, फतेह हुई। यहाँ भी जनता की फतेह हुई, वहाँ भी बांग्लादेश की जनता की फतेह हुई थी। वो हिंदुस्तानी फौज की फतेह नहीं थी। अगर बांग्लादेश के लोग साथ ना खड़े होते हमारे, तो हम वो युद्ध नहीं जीत सकते थे। बिना जनता के कोई युद्ध जीता नहीं जाता धरती पर। जनता को कितना भी कुछ लो, जनता को मिटाया नहीं जा सकता। बार बार इतिहास हमें यही बताता है। बड़े बड़े डिक्टेटर, हिटलर जैसे, मुसोलिनी जैसे, ये महिंदा राजपक्षे और गोडबाया राजपक्षे की तो क्या औकात है, वो नहीं रहे इस धरा पर। तो ये जो और ज्यादा कर्जा नहीं था, ये सिर्फ $51 बिलियन का कर्जा। छोटा सा देश है, मैंने बताया, ढाई करोड़ का भी नहीं है वो, 2 करोड़ 25 लाख आबादी है, छोटा सा मुल्क है। लेकिन इसी कटु सत्य की किए बिना कि भैया कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा, कितना भी ले लो। इंटरनेशनल मार्केट से तो बड़े ऊंचे उस पर लिया इन्होंने, ब्याज पर लिया। IMF का भी कर्जा है, वर्ल्ड बैंक का भी कर्जा, फिर मांग रहे हैं IMF से कर्जा। लेकिन अब तो कोई रास्ता ही नहीं है कर्जा लेने के अलावा, अगर जिंदा रहना है तो। लेकिन वो निकल आएंगे इस संकट से। जहां की जनता इतनी जागरूक है, इतनी जागरूक है कि वो तख्ता उलट सकती है, नहीं डरती फौज से, नहीं डरती गोलियों से, किसी से नहीं डरती। सारे एशिया के लिए आज वो मिसाल बन गई है श्रीलंका की जनता। उसको सलाम करना चाहिए, उनकी एकता को सलाम करना चाहिए। भूल गए वो झगड़े सिंगलियों के, तमिलों के, मुसलमानों के, ईसाइयों के। एकजुट होकर खड़ी हो गई जनता श्रीलंका की। कितनी बड़ी शक्ति होती है जनमानस में, अगर ये अपने अंतर विरोधों को एक तरफ रख दे, अगर इनके झांसे में ना आए, धार्मिक झांसों में, धार्मिक झगड़ों में, जातीय झगड़ों में ना पड़े, तो असीम शक्ति होती है उसके पास। तो इस तरह से जो है वो राजकोषीय घाटा भी बढ़ गया, 15% से ज्यादा हो गया। तो श्रीलंका के बजट का कुल 70% तो विदेशी कर्ज को चुकाने में चला जाता था जनाब। 70% ऑफ द बजट हमारा ही बहुत जाता है, अपने ऊपर ही बहुत बड़ा कर्जा भारत के ऊपर। हमें सबक लेना चाहिए, वी शुड लर्न फ्रॉम द श्रीलंकन क्राइसिस। ये जो विकास का ढोल है ना, अगर अपने दम पे ना हो ना, तो इसी तरह मिट्टी में मिलते हैं देश। पाकिस्तान का भी यही हाल हो चुका है, बांग्लादेश भी होने वाला यही हाल। बहुत सारे मुल्क हैं, नेपाल भी उसी कतार में खड़ा है, और हम भी खड़े हैं उसी कतार में। ये मत सोचिए कि हम नहीं खड़े। हम बड़े मुल्क हैं, 140 करोड़ के मुल्क हैं, चीन की टक्कर के मुल्क हैं। हम तो उस तरह तबाह नहीं होंगे, लेकिन इट इज ए लेसन फॉर अस ऑल्सो। तो आर्थिक विकास का जुनून किसी देश को के लिए कितना विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। श्रीलंका इसका ज्वलंत उदाहरण है। अपने साधन और संसाधनों द्वारा अगर आप विकास करेंगे तो अंततः सार्थक सिद्ध होगा।
जर्मनी ने जैसे किया, जापान ने जैसे किया, आप देखिए ध्वस्त होने के बाद भी। अन्यथा तो आपका क्या गति होगी वो आप देख लीजिए। मैंने ग्रीस का उदाहरण दिया, अर्जेंटीना का उदाहरण दिया, और भी कई सारे उदाहरण हैं। अभी क्योंकि हमारा समय सीमा है इस वीडियो के बनाने की, हम सारी बातों का उल्लेख अपने नौजवान साथियों के लिए, नौजवान विद्यार्थियों के लिए नहीं कर पाए हैं। और लेकिन हमने इस रूपरेखा को बताया, खुद अध्ययन करें। अभी देखिए जो है वो एशियन बैंक डेवलपमेंट बैंक से इन्होंने 4.4 बिलियन लिया, विश्व बैंक से 3.3 बिलियन लिया, चीन से 3.4 बिलियन लिया, जापान से 3.4 बिलियन लिया, हिंदुस्तान से सबसे कम लिया था कर्जा $1 बिलियन, सिर्फ $1 बिलियन लगभग। अभी उन्होंने 4 बिलियन दे दिया उनको दान में, उनकी मदद करने के लिए। क्योंकि मैंने बताया ना, हमसे तो उनकी रंजिश थी, हमें तो तमिल समर्थक समझते हैं, लेकिन भारत ने तो कभी इस तरह तमिलों का साथ दिया नहीं। उनके अधिकारों की हिफाजत के लिए जरूर हम लोगों ने बार बार पैरवी की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी की, यूएन में भी की, अब भी कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लोग हैं। हमारे लोग तो सिंगली भी हैं, वो भी नॉर्थ इंडिया से गए हुए लोग हैं, वो भी पराये नहीं है हमसे। तो इससे कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 16.4 बिलियन कर्जा लिया। ये आंकड़े हैं वहां की कर्ज के। तो चीन का उतना बड़ा डेट ट्रैप नहीं है। चीन का तो सबसे बड़ा गुनाह यह है कि उसने हम्बनटोटा बंदरगाह कर्जा देकर बनाया। जब कर्जा अदा नहीं हुआ तो उसने खुद उसको चलाने का फैसला कर लिया। थोड़ा बहुत देता होगा श्रीलंका को लाभ, पता नहीं देता है नहीं देता। वो चीन जैसा विस्तारवादी देश है, उसका चरित्र तो सब जानते हैं। वो साम्यवाद के नाम पर सिर्फ विस्तारवाद की कर्म है उसके। यही तो साउथ एशिया के अंदर भी वो सब यही कर रहा, साउथ चाइना में भी यही कर रहा। तभी ये वियतनाम जैसा क्रांतिकारी देश जो साम्यवादी देश है, कंबोडिया, ये सब उसके दुश्मन बन गए। जापान तो दुश्मन पुराना है उसका, वो बहुत सारे महाद्वीपों पर कब्जा करता जा रहा। साउथ एशिया के जो द्वीप हैं, उनके जो अपने द्वीप हैं जिन पर उनका आधिपत्य है, उनका दावा है, सिंगापुर भी है उसमें, फिलीपीन भी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो उसकी फितरत तो विस्तारवादी है। श्रीलंका में भी उसने विस्तारवादी फितरत का ही अपना जो है चरित्र पेश किया है। तो ये राजपक्षे डायनेस्टी बहुत प्रो चाइना थी। जो राजपक्षे थे प्रेसिडेंट, वो चीनी हथियार अपनी टेबल पर रखते थे। कोई जाता था उनसे मिलने के लिए तो वो भारतीयों के साथ कोई उनका मोहब्बत नहीं प्रदर्शित करते थे। वो चीन के साथ, अब कहाँ गई चीन की मोहब्बत, क्या हुआ? तो चीन ने हालांकि भरपूर सैन्य मदद दी थी उनको लिट्टे को तहस नहस करने के लिए, जो तमिल ईलम के लिए लड़ रहे थे। भारत कह रहा था यहीं से ऑटोनॉमी ले लो, समझाया हम लोगों ने बहुत कूटनीति, और नहीं उनके समझ में आया। परिणाम क्या हुआ? 1 लाख मारे गए। नागरिक अधिकतर थे, लिट्टे फाइटर्स तो कम थे, जो तमिल टाइगर साहब जिन्हें कहते हैं आम भाषा में। तो ये एक लंबी कहानी है जिसको हम्बनटोटा तो उनके कब्जे में चला गया, लेकिन अब हाथ जाड़ के खड़ा हो गया कि भैया मेरे पास कुछ नहीं है, जो लेना है तुम IMF से लो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से अब बातचीत उनकी चल रही है। अब इन्हें अगर मिल जाएगी मदद, समझे ना, अगर इन्हें मदद मिल जाएगी तो फिर दुनिया आगे बढ़ेगी। एक बार ये निकल आए ना झंझावत से, इस आर्थिक संकट से निकल आए, तो फिर यूरोप भी आगे आएगा, अमेरिका भी आगे आएगा। हम तो कर ही रहे हैं मदद एक छोटे भाई की तरह। जैसे एक छोटे भाई को बड़ा भाई मदद करता है, हमने सदा छोटा भाई माना है पड़ोसी देशों को। बांग्लादेश की हमने इतनी मदद की है, नेपाल की भी ज़बरदस्त, भले ही वो हमसे राड़ करते हैं, हमको बहुत सारे शत्रु करार देते हैं, लेकिन भारतीय सरकार का, भारतीय राजसत्ता का एक चरित्र नहीं है। तो अब तो विक्रम सिंघे वहां पर बरसरे इक़्तिदार हैं और वो आपातकाल भी लगा चुके हैं, लेकिन उस आपातकाल का कोई लाभ वहां मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वहाँ की फौज तो उस तरह की अब बर्बरता नहीं दिखा रही है जैसी उन्होंने तमिलों के साथ दिखाई। और वहाँ की जनता को भी सलाम करना चाहिए, जितना इतना बड़ा अहिंसक आंदोलन जैसा गांधी ने देश में चलाया था बर्बर ब्रिटिश राजसत्ता के विरुद्ध, अहिंसक आंदोलन, कोई हिंसा नहीं हुई। आप भी देखिए इतने बड़े मूवमेंट में इसमें राष्ट्रपति भाग गया, प्रधानमंत्री भाग गया, सारी हुकूमत पलायन कर गई राजपक्षे डायनेस्टी की, उसको सत्ता विहीन कर दिया, सत्ताच्युत कर दिया।
और एक नया राष्ट्रपति ले आए, हालांकि वो भी उन्हीं का ही है। अब वो आगे क्या कारनामा करके दिखाता है, कितना वो कामयाब होता है, कितना वो नाकाम होता है, ये तो मुस्तकबिल बताएगा, भविष्य बताएगा, आने वाला दौर बताएगा। लेकिन हम तो यही दुआ कर सकते हैं, यही कामना कर सकते हैं कि वो श्रीलंका की जनता, इतनी महान जनता का देश, जल्दी इन संकटों से निजात पाकर फिर से उसी तरह प्रलवित हो, उसी तरह से फले फूले जैसे वो पहले फलता फूलता रहा, इतना संपन्न राष्ट्र रहा, इतना इतना विकासशील राष्ट्र रहा, इतना शानदार राष्ट्र रहा कि जिसको देखने के लिए सारी दुनिया आती है, सारी दूर दूर से दुनिया आती है, कहाँ से नहीं आती। एक बार मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, कभी भी आपको अवसर मिले तो ये संकट समाप्त हो जाने दीजिए, श्रीलंका जरूर जाइए, श्रीलंका की धरती को जरूर देखिए, उस धरती को प्रणाम कीजिए जिसने ऐसे महान शानदार लोगों को जन्म दिया है, जो सत्ता को पल भर में उखाड़ के फेंक देते हैं, जालिम सत्ता। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे विद्यार्थी इस विषय को जानने के लिए और अध्ययन करेंगे, हमें उम्मीद है। इसके साथ ही मैं अपनी बातचीत का समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।